नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कैपिटल बजटिंग का टॉपिक अपना चल रहा है उसके ARR मेथड की। यदि आपने इसके प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से ज़रूर देखिए। उसी की अगला टॉपिक हम लेकर आपके सामने उपस्थित है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है, एडवांटेजेस ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एंड लिमिटेशंस ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। यदि आप कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, लाइक BCom BBA, जहाँ भी आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उन सब में ये टॉपिक आपका कॉमन है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसको पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। क्या होती है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न? देखो, हम कैपिटल बजटिंग पढ़ रहे हैं और कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स है, जो मेथड्स है, उसमें हम 2 तरीके के मेथड्स पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में अर्जेंसी मेथड हो गया, पे बैक हो गया, और आज तीसरा मेथड है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो उसको हम लेकर आए हैं। क्या होती है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न? द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न नाम से समझ में आ रहा है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जो हमने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, उस प्रोजेक्ट पर मिलने वाला रिटर्न की रेट क्या है और एवरेजली वह रेट क्या है, उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इज ए मेथड यूज्ड in capital budgeting to evaluate the profitability of an investment project। किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए या इवेलुएट करने के लिए कैपिटल बजटिंग की एक मेथड होती है। उस मेथड का क्या नाम है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इट कैलकुलेट्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज ए परसेंटेज ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो हमने पूरा प्रोजेक्ट से या एनुअली जो हमने प्रोजेक्ट से क्या कमाया है, प्रॉफिट कमाया है, वह हमारे प्रोजेक्ट में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था उस इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंटेज है, यह वह कैलकुलेट करती है। आप या इसको ऐसे कह सकते हैं कि वो जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं वो प्रॉफिट को हम किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं? परसेंटेज में एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसका कितना परसेंट है। फॉर एग्जांपल, आपने इन्वेस्टमेंट किया है किसी प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपए का, यानी 1 लाख का, और आपने इस पर कितना कमाया? आपने इस पर 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। तो ये जो 10,000 रुपये हैं, सारा टैक्सेशन वगैरह एडजस्ट कर करा के 10,000 रुपये आपके प्रॉफिट किया है। तो 10,000 रुपये आपके इस का कितना प्रॉफिट हो, कितना परसेंटेज हो गया? 10%। तो आप ये कह सकते हो कि हमारा जो रिटर्न है वो इन्वेस्टमेंट पे कितना है? 10% है। तो ये आपके एवरेज इन्वेस्टमेंट की एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हो गई। ARR इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो डेटा हम लेते हैं वह डेटा हम कहाँ से लेते हैं? अकाउंटेंसी से लेते हैं, या अकाउंटिंग प्रोसेस से वो डेटा हमें मिलते हैं, इसलिए इस रेट का नाम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी है। तो ध्यान रहे, UGC नेट और फर्स्ट ग्रेड की या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले बच्चों को इसका स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें कौन सी अमाउंट को हम लेते हैं? क्योंकि हमने जो प्रॉफिट है, यानी कि जो प्रॉफिट है, एनुअल जो प्रॉफिट है, ये कौन सा हम अमाउंट लेंगे? तो देखो, हमने इसको पीछे भी डिस्कस किया था कि एक फर्म है या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, पहले क्या कमाती है? रेवेन्यू। इसमें से सबसे पहले वो माइनस करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उसके पास से अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अमाउंट बचती है। इसमें से वह सबसे पहले माइनस करते हैं किसको? इंटरेस्ट को। जो अमाउंट अपने पास बची दैट इज अर्निंग आप बिफोर टैक्स। इसमें से बाद में पे किया जाता है टैक्सेशन, और जो अमाउंट आती है उसको बोलते हैं दोस्तों अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। यानी अर्निंग जो अर्निंग है वो आफ्टर टैक्स है और आफ्टर डेप्रिसिएशन है, यानी जिसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है, एक्सक्लूड है, और टैक्स भी एक्सक्लूड है। फिर हम उसमें जोड़ देते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को वापस ऐड करने पे हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं कैश इनफ्लो। अब यहाँ पे इसको डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि पूरी कैपिटल बजटिंग में सारे मेथड में जो अमाउंट यूज में ली जाती है वो कौन सी ली जाती है? कैश इनफ्लो यूज में ली जाती है। केवल ARR मेथड ऐसा है जो कौन सी अमाउंट को या कौन से प्रॉफिट को लेगा? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। बस इसको हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो ARR है वो जिस अमाउंट को काम में लेगा वह कौन सी है? अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। यदि आपके क्वेश्चन में आपको कैश इनफ्लो दिया हुआ है तो दोस्तों ध्यान रहे, आपको उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके क्या निकालना है? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे, हाइलाइट्स देखते हैं इसके क्या। द डेटा रिक्वायर्ड ऑफ इट्स कैलकुलेशन, इट्स मीन्स ARRs
calculation are taken from accounting itself, therefore this method is also known as accounting rate of return method. अभी हमने कहा कि जितने भी डेटा होते हैं वो हमारे को अकाउंटिंग प्रोसेस से मिलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड. It does not take into account the difference in the present value of cash inflows, different inflows of different years, hence it is also called अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड. मीन्स क्या हुआ कि जितने भी जो हमें कैश इनफ्लोज मिलते हैं या जो हमारा प्रॉफिट है वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू को इग्नोर करते हैं. इस मेथड में हम उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, यानी कि टाइम फैक्टर का एडजस्टमेंट नहीं करते. इसलिए इसको हम कौन सी रेट भी बोलते हैं, अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी इसको कहा जाता है. When the value of initial investment is taken into account in its calculation, then it is called rate on investment. यानी कि जब हम अभी हमने कहा आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और 10,000 रुपये आपने नेट एनुअल प्रॉफिट कमाए, तो ये इसका कितना परसेंट हुआ, 10% हुआ. तो ये आपका कौन सा इन्वेस्टमेंट था, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था. कौन सा था, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट. तो जब हम ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेते हैं तब इस रेट को हम बोलते हैं रेट ऑन इन्वेस्टमेंट. वही व्हेन एवरेज इन्वेस्टमेंट इज यूज्ड देन इट इज़ नॉन एज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. जब हम इस ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यानी 1 लाख रुपए की जगह अगर इसका हम क्या निकालें, एवरेज लेके चले, तो इस रेट ऑफ रिटर्न को हम क्या नाम दे देंगे, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. आई होप आप समझ गए होंगे कि दोस्तों हमारे पास 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट होंगे. हम ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे भी रेट कैलकुलेट करेंगे और एवरेज पे भी कैलकुलेट करेंगे. ओरिजिनल पे यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको बोलते हैं रेट ऑन इन्वेस्टमेंट. वहीं एवरेज पे कैलकुलेट करते हैं तो इसको कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. बहुत ही सिंपल सी बात है, अभी आपके समझ में आ जाएगा. ARR कैलकुलेट करते हैं तो अगदी इफ़ गिवन दी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, देखो हमें यही अमाउंट चाहिए थी आफ्टर टैक्स और आफ्टर डेप्रिसिएशन, तब हमारा एवरेज ARR का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100. अब इसमें ये अमाउंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट करेंगे या फिर एग्जाम में क्वेश्चन में दी हुई होती है, बट एवरेज इन्वेस्टमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सेल्वेज वैल्यू अपॉन 2. यदि सेल्वेज वैल्यू है यानी स्क्रैप वैल्यू दी हुई है तो स्क्रैप वैल्यू को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट में और 2 से डिवाइड कर देंगे. यदि स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को 2 से डिवाइड कर देंगे. तो हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सेल्वेज वैल्यू अपॉन 2, यानी कि ये 2 मैंने यहाँ पे लिखा है अपॉन 2 इंटू 100. ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन सकता है. आप चाहो तो इसको भी यूज में ले लो और आप चाहो तो इस फॉर्मूले को भी यूज में ले सकते हो. क्या है प्रोसेस, कैलकुलेट दी प्रॉफिट. सबसे पहले तो कैलकुलेट, हमें टोटल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है. फाइंड दी एवरेज एनुअल प्रॉफिट, हमें एवरेज एनुअल प्रॉफिट लेना है बाय डिवाइड द टोटल प्रॉफिट बाय द नंबर ऑफ ईयर्स. यदि आपका एवरेज, आपका पूरा टोटल प्रॉफिट फॉर एग्जांपल आपका 1,20,000 रुपये हुआ है और आपके ईयर कितनी है, 3 है, तो आपका एवरेज एनुअल कितना हो जाएगा, 40,000 यानी 40,000. कैलकुलेट ARR, यूज द फॉर्मूला अबव टू कैलकुलेट द ARR एज परसेंटेज. हमें ये वाला फॉर्मूला इसका मेन फॉर्मूला है, इसको हमें यूज में लेना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ARR. अब हमने ये कहा आपको अगर आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन अमाउंट दी हुई है तब ये फॉर्मूला होगा, यदि नहीं दी हुई है तब इफ़ गिवन द एनुअल कैश इनफ्लोज. कैश इनफ्लो का मतलब क्या हुआ कि अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, टैक्स अमाउंट है और उसमें क्या ऐड है दोस्तों, डेप्रिसिएशन ऐड है, इसको हम बोलते हैं कैश इनफ्लो. तो आपको अगर कैश इनफ्लो दी हुई है तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको क्या माइनस करना होगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा और वापस ऊपर जाना होगा. तो एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो माइनस एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100. एवरेज इन्वेस्टमेंट ठीक वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जो अभी किया है, बस हमें इनफ्लोज में से क्या माइनस करना होगा, एनुअल डेप्रिसिएशन यहाँ माइनस करना होगा. फिर यदि आपको इफ़ यूज दी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यदि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे आपको कैलकुलेशन करनी है तो एवरेज इन्वेस्टमेंट की जगह आपको क्या रखना है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट.
यदि आपका रिप्लेसमेंट का प्रोजेक्ट है तब इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड फ्यूचर एनुअल नेट अर्निंग्स अपॉन इंक्रीज इन एवरेज और इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कि रिप्लेसमेंट का यानी सब्सटीट्यूशन का या रिप्लेसमेंट का या एक्सपेंशन का कोई प्रोजेक्ट होता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज में लेना है। कभी कभी प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग ईयर में एडिशनल वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। यदि हमें एडिशनल वर्किंग कैपिटल की नीड हो तब हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कैलकुलेट होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सेल्वेज वैल्यू अपॉन 2 प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल। ये एग्जाम में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि इतनी एडिशनल वर्किंग कैपिटल की नीड है, उसको हम कहाँ यूज में लेंगे दोस्तों, एवरेज इन्वेस्टमेंट में उसको ऐड किया जाएगा तब वो एवरेज इन्वेस्टमेंट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। अब डिसीजन कैसे लेंगे, हमारे पास ABCD 4 प्रोजेक्ट हैं, तो जिस प्रोजेक्ट की ARR सबसे ज़्यादा होगी उस प्रोजेक्ट को हम पहले प्रायोरिटी देंगे, जिस प्रोजेक्ट की ARR सबसे कम होगी उसको कम प्रायोरिटी देंगे। या फिर हमने पहले से ही कोई ARR फिक्स कर ली है कि इतनी ARR तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए, तो इससे नीचे जितनी भी प्रोजेक्ट होंगे उन सबको रिजेक्ट कर देंगे और इससे ऊपर होंगे उनको एक्सेप्ट किया जाएगा और उसमें भी सबसे ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी जिसकी रेट सबसे ज़्यादा हो। एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट इफ़ ARR इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। यदि हमने जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रखी है उसके या तो इक्वल हो या उससे क्या हो, ज़्यादा हो। रिजेक्ट द प्रोजेक्ट इफ ARR इज लेस देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। या हमने जो रखी थी यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमने 10% रखी है तो 10% से बराबर और 10% से ज़्यादा वाली रेट ऑफ रिटर्न वाली प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे और इससे बिलो जो रहेगी उन सबको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। बस सिंपल सी इसी बात का हमें डिसीजन लेना है। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, बहुत आसान से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है, ए कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट 50,000 इन ए प्रोजेक्ट। एक कंपनी किसी प्रोजेक्ट में 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने की सोच रही है। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ओवर 5 ईयर। यानी हमें जो अमाउंट की ज़रूरत होती है ARR में वही हमें दी हुई है आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन। कितने साल के लिए, 5 ईयर के लिए। ईयर 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। और हमें जो अमाउंट दी हुई है 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 और 9,000। देयर इज नो सेल्वेज वैल्यू एट द एंड। एंड में कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं है। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमें एनुअल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट है, हर साल का प्रॉफिट हमने यहाँ पे लिया और ऐड किया। ऐड करने से हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना हुआ, 35,000। इसका हम एवरेज निकालेंगे तो 35,000 को 5 ईयर से डिवाइड किया, हमारा एवरेज जो प्रॉफिट है वो हो गया 7,000। अब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सेल्वेज वैल्यू अपॉन 2। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पर, 50,000। सेल्वेज वैल्यू क्या है, 0 अपॉन 2। तो हमारा जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो गया दोस्तों, 25,000 रुपये हो गया। अब हम कैलकुलेशन करते हैं ARR की। एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन जो कि कितनी आई है अभी, एवरेज इनकम दैट इज 7,000 अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट जो कि कितना है 25,000 यानी 25,000 इंटू 100। कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 25 को 100 से डिवाइड किया 4 बार गया और 28% हमारी ARR आ गई। एकदम आसान है। यदि अब कंपनी या फिर हमें क्वेश्चन में दिया होता कि हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20% है तो हमें डिसीजन दो, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट। तो यहाँ पे देखो कितना परसेंटेज है, 28% है और रिक्वायर्ड कितना है 20। सो हम कहेंगे कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि ये हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से क्या है, ज़्यादा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितना आसान है, एक फॉर्मूला ही है, बस यही हमें देखना है, एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ARR। ARR के एडवांटेजेस क्या है। पहली बात, सिंपल है एंड इजी टू कैलकुलेट। ARR इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डजंट रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। बहुत आसान है, बहुत ही आसान से इसकी कैलकुलेशन है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट, इससे इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी का आइडिया
लग जाता है। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे बेस्ड होती है। दिस मेथड यूजेज अकाउंटिंग प्रॉफिट्स विच कैन बी बेटर इंडिकेटर फॉर सर्टेन प्रोजेक्ट, जो कि कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए क्या है, बेटर इंडिकेशन है, क्योंकि हमारा मेन जो टारगेट होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट्स। और जब यदि इनके डेटा अकाउंटिंग से आए तो अकाउंटिंग के साथ इसका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो जाता है। ईजी टू कंपेयर प्रोजेक्ट, यानी एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट को हम इजीली क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी हमें जो रेट है वो किस में दी हुई होती है, परसेंटेज में, और उनको कंपेयर करना बहुत आसान होता है। ARR अलाउज इजी कंपेरिजन ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, जो प्रॉफिटेबिलिटी पे बेस्ड है। यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है उनके लिए क्या है, ये यूजफुल है। स्पेशली यूजफुल व्हेन द प्रोजेक्ट हैज़ ए लॉन्ग लाइफ एंड कॉन्स्टेंट प्रॉफिट्स, ऐसे प्रोजेक्ट जो लंबे चलते हैं और उन पे लगातार प्रॉफिट्स होता रहता है, उनकी कैलकुलेशन के लिए ARR मेथड ज़्यादा यूजफुल होता है। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि जो लॉन्ग लाइफ के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए कौन सा कैपिटल बजटिंग का मेथड यूज में लिया जाता है, तो देयर इज यूटिलाइज दी ARR मेथड। अब बात करते हैं इतने यूटिलाइजेशन होने के बाद भी इसके क्या है, कुछ लिमिटेशन है। इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि ये टाइम फैक्टर को क्या कर देता है, इग्नोर। जितने भी ट्रेडिशनल मेथड है दोस्तों, पे बैक पीरियड मेथड हुआ, ARR मेथड हुआ, ये सारे टाइम फैक्टर को इग्नोर करते हैं, ये इनकी मेन लिमिटेशन है। ARR डज नॉट अकाउंट फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इट ट्रीट्स प्रॉफिट इक्वली ओवर टाइम विच कैन बी मिसलीडिंग, यानी टाइम फैक्टर में यही होता है कि हम जो पैसा है या मनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू को क्या कर देते हैं, टोटली नेगलेक्ट कर देते हैं, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक अच्छा डिसीजन नहीं है। डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन अप्रोप्रिएट रेट ऑफ रिटर्न, अभी हमने कहा कि हमारी जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उससे हम डिसीजन लेते हैं, तो ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इसका भी डिटर्मिनेशन करना क्या है, डिफ़िकल्ट है। रिलाइज ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट पे क्या होता है, डिपेंड होता है, विच मे नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट एक्चुअल केस इनफ्लोज। अकाउंटिंग प्रॉफिट पे डिपेंड होने की वजह से ये कहा जा सकता है कि ये जरूरी नहीं कि केस इनफ्लोज एकदम एक्चुअल हमें दे सके, क्योंकि केस फ्लो स्टेटमेंट से हम प्रॉपर निकाल पाते हैं और केस फ्लो स्टेटमेंट हमारे फाइनेंस का पार्ट बनता है। डज नॉट कंसिडर रिस्क, द मेथड डज नॉट कंसिडर द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट विच इज़ इम्पोर्टेंट इन डिसीजन मेकिंग। अब ये क्या करता है कि एक प्रोजेक्ट के साथ जो रिस्क एसोसिएट होती है उसको क्या कर देता है, इग्नोर करता है, जो कि रिस्क का इग्नोर करना डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छा नहीं है। डिसीजन मेकिंग में रिस्क का एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो ये इसकी एक क्रिटिसिज्म है। में ओवर्स टाइम प्रॉफिटेबिलिटी, यानी इग्नोर द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, ये लाइफ प्रोजेक्ट की लाइफ को क्या करती है, इग्नोर करती है। प्रोजेक्ट्स विद हाई इनिशियल प्रॉफिट्स माइट स्लो इन आर्टिफिशियली हाई ARR इवन इफ देयर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी इज लो, यानी हो सकता है कोई प्रोजेक्ट शुरुआत में हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे ले, बट आगे चलकर उसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो, कॉन्स्टेंटली कम हो, या फिर हो सकता है कोई प्रोजेक्ट हमें शुरुआत में कम प्रॉफिट देता है लेकिन आगे चलकर उसका प्रॉफिट क्या हो, ज़्यादा हो। इस चीज़ को ये क्या करती है, इग्नोर करती है। अब हमारा जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में यानी डिस्काउंटेड केस इन फ्लो मेथड में हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, NPV इंडेक्स मेथड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड पढ़ेंगे। तो अपनी क्लास रहेगी कंटिन्यू। नेक्स्ट क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल रही है, वहाँ से जाके आप नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को ज़रूर देखिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, बड़े ही आसानी से मैंने समझाने की कोशिश करी है। यदि क्लास आपको अच्छी लगती है लाइक ज़रूर करें, अपने साथ वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पे नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। करियर एजुनेस्ट आपके लिए बना रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बेहतरीन प्लेलिस्ट, जो आपको कंपटीशन और यूनिवर्सिटी दोनों ही तरह की एग्ज़ाम में आपको फ़ायदेमंद रहेगी। जल्द ही मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। देखते रहिए आपका अपना करियर एजुनेस्ट। धन्यवाद।